Hi everyone, welcome to DTH. So in this video, we will be covering an important article that is given in today's The Hindu newspaper. आज के 24 जनवरी की द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है। प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिटेल में हम कवर करेंगे। और आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है? हायर एजुकेशनल को इंटरनेशनलाइज करने की जो बात की गई है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ऑपरेट करने की अलाउंस दे दी गई है, उससे रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमें पता है काफ़ी नियरली 2 डिकेड से इस चीज़ पे डिबेट चल रही है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ऑपरेट करने दिया जाए, उनको कंडक्टिव कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाए, ऐसा इनेबलिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया जाए जिससे कि वो अपना एक कैंपस हमारी कंट्री में भी ओपन कर पाए। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, ये आइडिया फेल होता हुआ आया है क्योंकि कुछ कमियां हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट्स की रही हैं और कुछ कमियां रही हैं फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। लेकिन अब फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारी हायर एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज किया जाने की बात की गई है और ये ड्रीम फाइनली फुलफिल होने वाला है। लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे कंसर्न्स एसोसिएटेड है। क्या क्या कंसर्न्स एसोसिएटेड है? मीन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सीलेंस को प्रमोट करना, माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। आप ये देखिए कि प्रोमोटिंग एक्सीलेंस का मतलब क्या है कि जो जिस एक्सीलेंस के साथ ये इंस्टीट्यूशंस अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन में ऑपरेट कर रहे हैं, क्या उसी एक्सीलेंस के साथ ये हमारी कंट्री में ऑपरेट कर पाएंगे। दूसरा, किसी भी माल प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना। तीसरा क्या है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, मतलब जो फैसिलिटीज़ जो भी उन्हें अपने ओरिजिनल कैंपस में मिल रही है या फिर उस कंट्री ऑफ ओरिजिन में मिल रही है, वही सेम करियर अपॉर्चुनिटीज़, वही फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ मिल पाएंगी या नहीं, उसका ध्यान रखना। सबसे मेन क्या है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये मेजर कंसर्न है। इसके अलावा कल्चरल थ्रेट भी एक मेजर कंसर्न हो जाता है क्योंकि कुछ लोग क्या एडवोकेट कर रहे हैं कि इससे हमारे इंडियन कल्चर की प्योरिटी पे भी फर्क पड़ सकता है और इसके ऊपर भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन चल रहा है। पॉलिसी प्लानर्स और रेगुलेटर्स जो हैं वो भी कंसर्न्ड है कि वो किस टाइप से फ्रेमवर्क लाए कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करे और फ्लाई बाय नाइट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को भी डेटर कर पाए। फ्लाई बाय नाइट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का मतलब क्या है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो इजीली रातों रात, एक तरीके से रातों रात हमारे यहाँ भी अपना कैंपस सेटअप कर पाएँ, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के लिए इजी नहीं होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इजीली तो नहीं बोला जाएगा, मतलब फिर भी उनके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है दूसरी ऑफशोर कैंपस एक स्टार्ट करना। दूसरी और बात की जाए तो क्या कंसर्न्स रिलेटेड है इससे, एक कंसर्न ये है कि जो ऑफशोर कैंपसेस को सेटअप करने की बात है उसकी एक्रेडिशन, रैंकिंग और रेपुटेशन का भी एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि ट्रूली रेपुटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो काफ़ी रेप्यूटेड हैं, वो लोग एक नोट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। जैसे हमने देखा है कि आईआईटीज़ हैं फॉर एग्जांपल, उनकी फीस काफ़ी कम होती है, तो मतलब एक नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे वो ऑपरेट करते हैं, केवल इतनी ही फीस लेते हैं जिससे वो ऑपरेट कर पाएँ और उनका कोई मोटिव नहीं होता कि वो ऑफशोर जाके अपने कैंपस को सेटअप करें। लेकिन अगर किसी कंट्री में ऐसा है, कुछ फ्यू कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां ऐसे ऑफशोर कैंपसेस को सेटअप किया भी गया है अगर, तो किस बेसिस पे किया गया है कि बिल्कुल नामात्र की कॉस्ट पे उन्हें लैंड लीज की गई है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बल्क कॉस्ट है वो भी वहाँ की गवर्नमेंट बियर करती है और उन्हें पूरी पूरी तरह एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वहाँ जैसी उनकी होम कंट्री में दी जाती है वैसे ही ऑफशोर कैंपसेस में भी देने की बात की जाती है। लेकिन इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया इन इंसेंटिव्स को अफोर्ड कर सकता है? इंडिया इन इंसेंटिव्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये एक मेजर कंसर्न आ जाता है हमारे लिए। और बाकी कंसर्न्स की बात करें तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है 2020 वाली में कि
ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि वर्ल्ड में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से एक होगी, उन्हीं को इंडिया में ऑपरेट करने की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके लिए एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लाने की बात भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया जाएगा कि वो अपनी रेगुलेटरी गवर्नेंस और कंटेंट नॉर्म्स को अपने ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के साथ पार पे रख सके, मतलब सिमिलरली चला सके। लेकिन हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो कहा गया है कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लाया जाएगा, कोई लॉ बनाया जाएगा, लेकिन ये आइडिया जो है वो यूजीसी के रेगुलेटरी रूट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मतलब लॉ लाना चाहिए था, लेकिन यूजीसी ही एक रेगुलेटरी रूट के द्वारा इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इस चीज़ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि चाहे हमें अपने स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट करना पड़े, बस हमें किसी भी तरह इस आइडिया को चालू रखना है, मतलब इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, भले ही अपने स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट हमें करना पड़े। दूसरा एक मेजर कंसर्न और क्या हो जाता है कि इस पॉलिसी में क्या कहा गया है कि हमें फैसिलिटेट करना है और स्पेशल डिस्पेंसेशन देना है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि ये स्कोप जो है टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ तक एक्सटेंड किया जा रहा है। तो 500 यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी जो ओवरऑल एक्सीलेंस रखती हैं या फिर किसी भी डिसिप्लिन में एक्सीलेंस रखती हैं। और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जस्ट इनका अपनी होम कंट्री में एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट होना ही एक सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है। मतलब किसी भी मार्किंग पे, किसी भी रिपोर्ट पे ये नहीं जा रहे हैं, केवल अगर होम कंट्री में वो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, उसको ही टॉप 500 की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस ड्राफ्ट में ये बात नहीं कही गई है कि किस हिसाब से इनकी सब्जेक्टिविटी हम डिसाइड करेंगे, स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन क्या रहेगा, कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है, कुछ भी डिस्कस करने की बात नहीं कही गई है। सब कुछ यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया है कि यूजीसी की जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी वो एक अनबायस्ड जॉब करेगी और सभी जो एप्लीकेशंस इसके पास रिसीव होंगी उनमें से बेस्ट इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगी। मतलब ये काम पूरा का पूरा यूजीसी पे डाल दिया गया है। कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं हमारी पॉलिसी के। क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है? जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है वो ये डिमांड करता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी इन ऑफशोर कैंपसेस की, वो बिल्कुल पार पे होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए जैसे वो कैंपस अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में ऑपरेट करते हैं। लेकिन कंडीशन इन्होंने क्या रख दी? कंडीशन ये रखी है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम आप ऑफर नहीं कर सकते जो हम इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को जियोपार्डाइज करे या फिर हमारे हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हो। तो एक तरह से तो आपने पूरी ऑटोनॉमी की बात की है और दूसरी तरफ आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सेकंड बात क्या कही गई है? एक तरफ कहा गया है कि एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन इंस्टीट्यूशंस को दी जाएगी, लेकिन साथ के साथ ये बात भी कह दी गई है कि इन इंस्टीट्यूशंस को यूजीसी और इंडियन गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम अपनी कंडीशंस प्रिस्क्राइब करेगी उनके साथ अबाइड करना पड़ेगा, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो एक तरफ आप ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। और जो प्रोविज़न है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारी कंट्री की सॉवर्निटी, इंटीग्रिटी के कॉन्ट्रैरी में नहीं होने चाहिए, हमारी स्टेट की सिक्योरिटी को किसी तरह हार्म नहीं करने चाहिए, फॉरेन स्टेट्स के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस को किसी तरह अफेक्ट ना करे, पब्लिक ऑर्डर पे ना बने या फिर किसी भी तरह का नुकसान हमारे कंट्री को नहीं होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से इस कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है? जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड वो अपनी एकेडमिक ऑटोनॉमी खो देंगी, क्योंकि उनका ऑपरेट करने का वे कुछ इस टाइप से हो सकता है कि हमारे ये जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको हैम्पर करे, इसलिए उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी, जो कि एक काफ़ी बड़ा उनके लिए एक तरह से बैरियर साबित हो सकता है। इसलिए सबसे मेन बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि इंडिया जो है वो फॉरेन हायर एजुकेशन पे इतना क्यों ध्यान दे रहा है, मतलब इतना क्यों फॉरेन एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे मेन बात मीडिया में क्या कही गई है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंडिया में, उन अगर आ जाएंगी यहाँ, उनके कैंपस सेटअप हो जाएंगे, तो इसकी वजह से जो हमारा
28 to 30 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज में जाता है बाहर की कंट्रीज़ में, वो बंद हो जाएगा। और इसमें हमने जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं बाहर स्टडी करने के, उनको इंक्लूड नहीं किया है, केवल फॉरेन एक्सचेंजेस को इंक्लूड करके बताया है कि ये 28 टू 30 बिलियन डॉलर्स बंद हो जाएंगे हमारी कंट्री से आउटफ्लो करने, ऐसा आरबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है। और लेकिन 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ये देखा गया कि जो फॉरेन आउटफ्लो था स्टडीज़ के नाम पे, वो 5.165 बिलियन से ज़्यादा नहीं था, सॉरी 5.165 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं था। तो और अगर आप जो ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो भी 3.598 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं था। मतलब ओवरऑल भी बात की जाए तो पूरा जो ये एस्टिमेटेड आउटफ्लो था वो 8.973 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं था। लेकिन अगर बात की जाए, कोई आर्ग्यू करने लगे कि जो 5.165 बिलियन डॉलर्स हैं ये भी कम नहीं होते हैं और इनको भी हमें अब्रॉड जाने से रोकना चाहिए, तो ये जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का आइडिया है कि हायर एजुकेशन को हम इम्पोर्ट कर लेंगे, वहाँ से उनके कैंपसेस को यहाँ सेटअप करवा के हम हायर एजुकेशन को इम्पोर्ट कर लेंगे, ये आइडिया फिर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल अब्रॉड डिग्रीज़ के लिए ही नहीं जाते, वो वहाँ एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज़ के लिए जाते हैं, बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। वहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ाई करना पसंद करते हैं। और यहाँ अगर फॉरेन कैंपसेस में जो ऑफशोर कैंपसेस यहाँ सेटअप होंगे, इंडियन स्टूडेंट्स यहीं पढ़ेंगे, तो इनमें से उनको कुछ भी ऑफर नहीं होगा। और एक बात कही जाए तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब दूसरी कंट्री में यहाँ के स्टूडेंट्स जॉब करने जाते हैं तो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ जॉब के थ्रू अपने आप को काफ़ी गुड पार्ट से फाइनेंस कर पाते हैं, मतलब अपना खर्चा खुद निकाल पाते हैं, जिससे वो काफ़ी इकोनॉमिकली इनेबल हो जाते हैं, अपना खर्चा उठाने के लिए इंडिपेंडेंट जल्दी बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इन आर कंट्री। तो ओवरऑल एट लास्ट यही कहा गया है कि इंडिया को एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क की ज़रूरत है सो दैट फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ एंटर और ऑपरेट कर पाएँ। मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये बेस्ट कैंपसेस सेटअप करने की ज़रूरत है। दैट वाज ओवरऑल आर्टिकल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके मीन्स और प्रीलिम्स दोनों पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।